स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का तात्विक विश्लेषण या तात्विक आधार पर विश्लेषण। किसी भी कहानी का विभिन्न आचार्यों ने, विभिन्न सौंदर्य शास्त्रियों ने 6 तत्व बताए हैं। सबसे पहला होता है कथानक, कथासार या विषय वस्तु। दूसरा होता है पात्र योजना या चरित्र चित्रण। तीसरा होता है परिवेश, वातावरण या देश काल। चौथा होता है संवाद योजना और पांचवा होता है उद्देश्य और छठा होता है भाषा शैली। इसी आधार पर ठेस कहानी का विश्लेषण करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कथानक या कथासार की। ठेस कहानी में बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। एक सिरचन नाम का कलाकार है जो पटेर, मोथी, घास इत्यादि से चीक, शीतल पाटी, आसनी जो बड़ी कुशलता से बनाता है और दैनिक जीवन में उन वस्तुओं के बहुत मांग है। वो बहुत ही कुशल कलाकार है और आसपास के गांव में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा मांग रहती है। लोग उनके द्वारा बनाई गई चीक, शीतल पाटी, आसनी की जो मांग करते हैं क्योंकि वो बड़ी कुशलता से बनाता है और उसकी चर्चा आसपास के गांव में है। लेकिन समय बदला और सिरचन को आज वो महत्व नहीं है। एक समय था सिरचन के द्वार पर बहुत सारे लोगों की सवारियां आती थी और अतिरिक्त दाम देकर उसे चीक, शीतल पाटी, आसनी जो है बनवाते थे। लेकिन समय बदला, आज लोग उसको बेकार, निकम्मा, चटोरा इत्यादि समझते हैं। कारण है कि वो बड़ा ही संवेदनशील है और कुशल कारीगर है। जब वो काम करता है बड़ा मन लगाकर करता है, बड़ा लगन से करता है, लेकिन खाने पीने के मामले में वो चटकोरा है और अच्छे अच्छे व्यंजनों की मांग करता है और उसके काम के दौरान उसको कोई टोका टोकी मंजूर नहीं है। समय था लेखक फणीश्वर नाथ की बहन मानू की विदाई थी। ससुराल में वो पहली बार जा रही थी और दूल्हे ने सिरचन के हाथ की चीक, शीतल पाटी और आसनी की विशेष मांग की थी, फरमाइश की थी और उसकी फरमाइश के अनुरूप सिरचन को जो है लेखक की माँ बुलाती है और वो काम पर लग जाता है। जब तक माँ की देखरेख में है तब तक तो उसको सब चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती हैं, लेकिन घर में कामों की व्यस्तता के कारण माँ, लेखक की माँ देखभाल नहीं कर पा रही। लेकिन एक बार होता है कि सिरचन चाची से सुगंधित जर्दा मांग लेता है और चाची उसको चटकोरा, नकारा, कामचोर इत्यादि कई शब्दों से चिढ़ा देती है और उसके हृदय को ठेस लग जाती है। क्योंकि कलाकार भावुक होता है और वो भावुक हृदय पर उसकी ठेस लग जाती है और वो काम को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। इस पर सभी जो है छोटी चाची को सब धुतकारते हैं, सब कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, मानो को पता नहीं ससुराल में क्या क्या सुननी पड़ेगी। इस प्रकार की बातचीत होती है और सभी चिंतित हैं। लेकिन सिरचन चला जाता है और सिरचन फिर काम पर नहीं आता। समय आता है, मानो की विदाई है और सब लोग चिंता में हैं। मानो जो है स्टेशन पर रेल में बैठी है और रेल में विदाई का जो है समय चल रहा है और लेकिन भावुक हृदय वाला सिरचन, भले ही खुद उसके हृदय पर ठेस लगी हो, लेकिन वो किसी और का हृदय दुखाना नहीं चाहता था और एक गठरी में चीक, शीतल पाटी और आसनी लेकर जैसी फरमाइश मानो के दूल्हे ने की थी वो लेकर मानो के पास पहुंच जाता है और उसके जो है दाम भी स्वीकार नहीं करता है और इस प्रकार कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी 70-80 के दशक में जो बाजारीकरण हुआ और बाजारीकरण ने हमारे लघु उद्योग के ऐसे करोड़ों कारीगर, जो सिरचन उनका प्रतिरूप या प्रतीक कहा जा सकता है, प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसे करोड़ों जो कुशल कारीगर थे विभिन्न लघु उद्योगों में, आज उनका महत्व नहीं रह गया है। कारण है कि
विदेशी या सस्ता माल जो है, रेडीमेड माल जिसको हम कहते हैं, वो कम दामों पर मिल जाता है। और लघु उद्योग में चाहे वो चमड़े का सामान हो, चाहे वो हाथ की बुनाई कढ़ाई का हो, ऊन का हो, या दक्षिण भारत में बहुत सारा नारियल के से बने हुआ सामान हो, नारियल के पेड़ की पत्तियों से बना हुआ सामान हो, हर जगह नारियल के खोल से बना हुआ सामान हो। तो बहुत सारे ऐसे लघु उद्योग हैं जिनका महत्व आज नहीं रह गया है। सिरचन भी उनमें से है। उस बाजारीकरण के कारण आई हुई आर्थिक मंदी और उन कलाकारों या कुशल कारीगरों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का दर्शांकन प्रस्तुत कहानी ठेस में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किया। अब आइए बात करते हैं पात्र योजना या चरित्र चित्रण। किसी भी कहानी को के लिए अच्छे पात्रों में संख्यात्मक रूप से कम होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी ठेस में मुख्य पात्र के रूप में सिरचन है, जो कहानी का नायक है। बड़ा ही कुशल कारीगर है, बड़ा ही लगनशील है, लेकिन साथ में वो चटोरा भी है। और अपने काम में तो कुशल कारीगर है, लेकिन खेत के काम में वो कामचोरा नजर आता है। और उसके साथ साथ वो बड़ा संवेदनशील है और बड़ा भावात्मक हृदय वाला भी है। ये मानो की विदाई के समय पता चलता है कि वो अपना हृदय टूटने के बाद भी मानो के लिए वो चीज़ें बनाकर लेके आता है और उनके दाम भी स्वीकार नहीं करता है। ये कहानी का नायक नजर आता है सिरचन। और दूसरा है मानो। मानो एक सहृदय लड़की है जो अपनी विदाई को लेकर चिंतित है और उसके द्वारा, दूल्हे के द्वारा जो फरमाइश की गई उस सम्मान को लेकर चिंतित है, और वो सहृदय वाली है जितना भी इसका व्यक्तित्व कहानी में दिखाया गया। उसके अलावा लेखक की माँ, मंजली भाभी, छोटी चाची और स्वयं लेखक, ये गौण पात्रों के रूप में है। ये सभी पात्र कहानी को गति तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ सिरचन के व्यक्तित्व विकास में ये सहायक बनते हुए नजर आते हैं। अब आइए बात करते हैं परिवेश या वातावरण की। प्रस्तुत कहानी बिहार के आंचलिक क्षेत्र की है, जिसमें एक आंचल विशेष के कुशल कारीगर सिरचन के जीवन को बयां किया गया है, उसके चरित्र को उभारा गया है। और प्रस्तुत कहानी ठेस में बताया गया कि आंचल के या क्षेत्र विशेष के वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की शब्दावली इत्यादि को बयां किया गया है। और उसी बिहार के परिवेश का वर्णन प्रस्तुत कहानी ठेस में किया गया है। और लेखक वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेतीबाड़ी के कामों में गांव के लोग सिरचन की गिनती ही नहीं करते थे। सबको लगता था कि सिरचन को खेत के काम में के लिए बुलाना बगैर करवाना है। मजदूर जब तक काम का 1/3 काम पूरा कर चुके होते, तब वो खुरपी डुलाता हुआ पगडंडी पर पांव गिन गिन कर रखता हुआ चलता है। और इस प्रकार सिरचन का जो महत्व है वो बताया गया कि वो चटकोरा है। और उस परिवेश को, जिस परिवेश में सिरचन का व्यक्तित्व है कि सिरचन को चटकोरा, कामचोर, नकारा बताया गया है, कारण है कि वो कुशल कारीगर था अपने कार्य में, चीक, शीतल पाटी, आसन इत्यादि बनाने में। खेत के या खेती बाड़ी के कार्य उसको नहीं आते थे, इसलिए उस परिवेश का वर्णन लेखक ने किया है, उस ग्रामीण परिवेश का। और उस परिवेश में सिरचन के व्यक्तित्व को उभारने में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी सफल हुए। अब बात करते हैं संवाद योजना की। किसी भी कहानी में कहानीकार संवाद योजना का प्रयोग करता है, वर्णन विश्लेषण से काम चल जाता है। कहानी प्रस्तुत कहानी ठेस भी हो जाए, वर्णन और विश्लेषणात्मक शैलियां लिए हुए, लेकिन कहानी में आत्मकथात्मकता भी दिखाई पड़ती है। और कहानी में कहीं कहीं संवाद योजना भी है। संवाद योजना का प्रयोग एक तो लेखक पात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए, और दूसरा कहानी में नाटकीय मोड़ लेकर आने के लिए, ताकि पाठक और श्रोता वर्ग बोझिल ना हो जाए, उनका जो है हृदय कथा के साथ जो है रमता रहे और उसके साथ वो जुड़े रहे, ताकि वो उस कहानी को समझ पाए।
तो प्रस्तुत कहानी ठेस में बहुत सारे छोटे छोटे आंचलिक शब्दावली भरे, रोचकता भरे और कहानी को गति प्रदान करने वाले संवादों का प्रयोग किया है। आइए एक कथा जो है संवाद देखते हैं। सिरचन की माँ लेखक की माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती है। सिरचन को बुलाने के लिए लेखक की माँ जब कह रही है तो लेखक बोलता है कि भोग क्या क्या लगेगा, मतलब खाने में क्या क्या दिया जाएगा। क्योंकि सिरचन की नॉलेज में जितना भी उसने सुना है, जितनी भी जानकारी है, सिरचन जो है लेखक के फणीश्वर नाथ रेणु की नॉलेज में क्या है, एक चटकोरा है। क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ों की बहुत जो है मांग करता है और लोग इसी बात से तंग हैं। इसलिए लेखक कहता है कि भोग में क्या क्या लगेगा। लेकिन लेखक की माँ हंसकर टालती हुई कहती है, जा जा बुला के ला, मेरे काम में कभी वो भोग आदि की बात कभी नहीं करता है। इस प्रकार चुटकीला सा संवाद है और इसके माध्यम से माँ भी हंसकर टाल देती है। मतलब माँ को भी पता है और कहानी को गति मिल रही है, लेखक को भी पता है, क्योंकि दोनों जी पता चलता है इस संवाद से कि गांव के लोगों की सोच लेखक के प्रति क्या हो गई है और लेखक के परिवार की भी सोच, स्वयं लेखक की भी यही सोच है और लेखक की माँ की भी, जो हंसकर वो टाल रहे कि मेरे कामों में वो कभी भोग किया खाने पीने की बात नहीं करता है। इस प्रकार कहानी को गति मिलती हुई दिखती है संवादों के माध्यम से। उसके बाद आता है उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी ठेस में भी अन्य कहानीकारों की तरह कहानीकार ने उद्देश्य रखा है। पहली बात है कि एक कलाकार बड़ा संवेदनशील होता है और उसकी संवेदना का, उसकी भावों की अभिव्यक्ति लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने की है। उसको ठेस लग जाती है जब मंजली भाभी से वो छोटी चाची से सुगंधित जर्दा मांगता है, तो जर्दे की डिमांड पर छोटी चाची जो है चिढ़ जाती है और वो उसको चटकोरा, नकारा इत्यादि कह देती है। उसके हृदय को ठेस लगती है और काम छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो स्वयं एक संवेदनशील होता है, वो खुद का हृदय टूट सकता है लेकिन किसी दूसरे का हृदय वो तोड़ना नहीं चाहता। और इस बात का प्रमाण जो वो देता है जब मानू की विदाई हो रही है और स्टेशन पर वो एक गठरी में चीक, शीतल पाटी, आसनी इत्यादि लेकर पहुंच जाता है और उसको भली भांति बताया कि मानू को ससुराल पक्ष में हो सकता है कि बहुत सारी बातें सुननी पड़े, इसलिए वो उसका हृदय तोड़ना नहीं चाहता और वो सभी चीजें उसको मुफ्त में दे आता और उनके दाम भी स्वीकार नहीं करता। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जो कहानीकार या अन्य किताबों में नहीं बताया गया, 70 और 80 के दशक में हमारे देश में लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग पर एक भारी मार पड़ी। वो थी कि बढ़ते हुए बाजारीकरण की, विशेषकर चाइना का या जो माल था वो सस्ते दामों में लोगों को मिल रहा था और ऐसे में लघु उद्योग जो है, जो भारत की रीढ़ की हड्डी होता था, उसकी कमर टूट गई थी। लोग जो है लघु उद्योग में बने हुए सामान को खरीद नहीं रहे थे और चाइना का सस्ते माल खरीद रहे थे। ऐसे में बहुत सारे कुशल कारीगर, चाहे वो चमड़े का काम करने वाले हो, चाहे वो घास फूस के विभिन्न बिछाने के, बैठने की कुर्सियां, चटाई इत्यादि बनाने वाले हों या गद्दे बनाने वाले हों, झाड़ू बनाने वाले हों या हाथ की पक्खियाँ बनाने वाले हों, दरियाँ, खेस, चादरें, शॉल, विभिन्न प्रकार के कपड़े, खादी ग्राम उद्योग, जितना भी बहुत सारे उत्पाद हैं जो लघु उद्योग में बनाए जाते हैं। लेकिन बढ़ते बाजारीकरण के कारण जो है उन कुशल कारीगरों का जीवन स्तर जो है वो नीचा हुआ है। कारण था कि उनके सामान की अब मांग नहीं रह गई थी और बाजारीकरण के कारण सस्ता और रेडीमेड माल लोग खरीदने लगे थे। ये पहलू भी कहानी में दिखाई पड़ता है और इसी कारण सिरचन ही नहीं, ऐसे करोड़ों कुशल कारीगर जो है हमारे देश के बेरोजगार हुए और जो अपने काम में तो निपुण थे लेकिन अन्य कामों में उनको बेकार और नकारा समझा गया, जैसे सिरचन को ठेस कहानी में समझा गया। उसके बाद बात करते हैं कहानी की भाषा शैली की। फणीश्वर नाथ रेणु जो है एक आंचलिक साहित्यकार हैं। वो बिहार प्रदेश की आंचलिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत कहानी ठेस में भी चीक, शीतल पाटी, आसनी, खाखरा, जूड़ा, खोखरन, पथेर, मोथी, ये आंचलिक शब्दावली है। मूंज, इन शब्दों का प्रयोग खुलकर किया है। कारण है कि उस परिवेश को दिखाना और उस
गांव देहात की वास्तविकता को, जीवंतता को प्रस्तुत करना उसी शब्दावली में संभव था। इसके साथ लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने हिंदी के साथ साथ तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया है। और लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी कहानियों में या कथाओं में वर्णन विश्लेषण शैलियों को जो है अपनाया है। कहीं कहीं पर विवरणात्मक शैली भी देखने को मिलती है, लेकिन प्रस्तुत कहानी में वर्णन विश्लेषण के साथ साथ आत्मकथात्मक शैली भी देखने को मिलती है, क्योंकि लेखक स्वयं एक पात्र है जिसको कई सारे सौंदर्य शास्त्री मैं शैली कहते हैं। जब लेखक किसी भी विधा में एक स्वयं पात्र के रूप में होता है तो उसे मैं शैली कहा जाता है। तो इस प्रकार इस व्याख्यान के माध्यम से हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का तात्विक विश्लेषण हम समझ पाएंगे। जिन विद्यार्थियों के ठेस कहानी के तात्विक विश्लेषण से संबंधित जो भी सवाल होंगे वो इस व्याख्यान के माध्यम से उनके जवाब उनको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्याख्यान पसंद आएगा। धन्यवाद।